गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक देख ही रहेंगे आप लोग। टॉपिक का नाम है मोमेंटम, या फिर इसको हम लोग जनरली लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। क्योंकि आपके बुक में इसको मोमेंटम नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इसको मोमेंटम लिखे हुए हैं। लेकिन जनरली इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। हायर क्लासेस में इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि मोमेंटम दो प्रकार के होते हैं। मोमेंटम आर टू टाइप्स। First is called linear momentum and second is called angular momentum। ठीक है, तो एक्चुअल में मोमेंटम है क्या, क्या क्या इसका डेफिनेशन है, क्या क्या इसके बारे में है, हम लोग सब चीज जानेंगे। सिंपल सी बात है, मोमेंटम जो है उसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ एन मोशन। अब आती बात है क्वांटिटी में कौन कौन सा में की क्या चीज का क्वांटिटी, तो बोल रहे हैं मोशन का क्वांटिटी। क्या बोल रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। इसका हम लोग और भी तरीके से जानते हैं। सिंपल सी बात समझिएगा, ये जो मोमेंटम है वो क्यों आया और कैसे आया, और इसमें क्या क्या बहुत सारा इफेक्ट है मोमेंटम का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। सिंपल सी बात सुनिएगा कि आपके पास या फिर जनरली हम लोग देख पाते हैं कि एक ट्रक कुछ धीमी स्पीड से भी अगर चलता है तो उसके हैवी मास होने के कारण यदि किसी ऑब्जेक्ट में कोलाइड करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा हार्डली उसको अफेक्ट करता है, बहुत उसको डेंजरली उसको क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है ना, कोई ट्रक उसकी स्पीड अगर धीमा भी रहे तो वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोलाइड करता है तो उसको बहुत ज्यादा उसको वो डैमेज करता है। क्यों, क्योंकि उसके मास के कारण से उसके पास मोमेंटम था। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि मान लेते हैं सपोज दैट कि एक बुलेट, बुलेट को बोलते हैं लोग, बुलेट को फायर करते हैं तो उसका मास तो बहुत कम होता है, वो छोटा होता है, लेकिन वो यदि किसी भी ह्यूमन बॉडी में जाकर कोलाइड करता है तो उसको क्रॉस कर जाता है। सोचिए, तो वहां पे क्या ज्यादा होता है, तो उसकी उसकी स्पीड ज्यादा होता है। अब आती बात कि ट्रक का मास ज्यादा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोलाइड करता है तो उसको बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट करता है। बुलेट बहुत छोटा सा है, स्मॉल सा पार्ट है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन बॉडी को बैडली इफेक्ट करता है। तो ये दोनों चीजों में देख रहे हैं कि जो अफेक्ट करने का बॉडी का, जो किसी भी बॉडी को अफेक्ट करने का जो फैक्टर है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको टोटली इसको कंबाइन करके देखा गया कि चूंकि ये दोनों चीज पर डिपेंड करता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं मास को और वेलोसिटी को, तो हम लोग को ये मिल जाएगा एक क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसका उसका नाम दिया गया मोमेंटम। तो एक्चुअल में मोमेंटम है कैसे, ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। इसको मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऐसे द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum। मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। देयरफॉर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। चूंकि मोमेंटम को दिखाते हैं P से, मास को M से और वेलोसिटी को V से, देयरफॉर द मोमेंटम इज इक्वल टू M इनटू V। अब आती बात कि मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है, तो साफ सी बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है, क्यों इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, वेलोसिटी का, और जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
मोमेंटम इज डायरेक्टेड along the direction of what? वेलोसिटी। गुड। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलाउंग होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी उसी तरफ होगा जिस तरफ उस बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन की बात आती है तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जिसके रीजन से मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पे वर्ड बोले मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब मोमेंटम का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 2, 4, 10, इट इज कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? दैट इज अ डायरेक्शन। तो मोमेंटम के पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब आती बात कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि हर क्वांटिटी का कुछ न कुछ मापने का यूनिट होता है। तो इसका मेजरमेंट करने का कौन सा यूनिट है? तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये क्या होगा? तो इस जब भी एसआई यूनिट निकालने की बारी हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला से ही आता है। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बताइए मास का एसआई यूनिट केजी और एंड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्यों लिखें और कैसे लिखें? द एसआई यूनिट ऑफ मास केजी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। कंबाइंड रूप से इसको बोल सकते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आती बात की जो मोमेंटम है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो उसका डिपेंडेंस है उसको फार्मूला को देख के निकालते हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम का फार्मूला है वो क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जनरली यहाँ जो मोमेंटम है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, मास पे और वेलोसिटी पे। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस क्या है? सेम है, ऐसे समझिएगा। दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि मोमेंटम क्या चीज पे डिपेंड? मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the mass of the object। ये मतलब क्या होगा? दैट इज P proportional to क्या होगा? मास। कब? इफ V is equal to constant। अगर V कांस्टेंट है, इसका मतलब समझिए तो सर, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ तक शायद। अगली तरफ को चेक कर लेता हूँ। ओके, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, p प्रोपोर्शनल टू m। समझ में आ रहा है? यहाँ तो देखिएगा कि दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रही है, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा मास पे। अगर ये मास 100 केजी का है और ये मास 5 केजी का, ऐसे समझिए, ऐसे एग्जांपल समझते हैं कि एक ट्रक और एक कार, एक ट्रक एंड अ कार moves with same speed but their masses is different, then what will be the momentum of their object? मोमेंटम क्या होगा उसका? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ क्या लिखे? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास।
अगर दोनों का स्पीड सेम है तो मोमेंटम ज्यादा किसका होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि मास के प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा हुआ तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर मास कम हुआ तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो बताइए यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा किसका होना चाहिए, 100 kg वाले ऑब्जेक्ट का। ओके, क्योंकि मोमेंटम क्या चीज पे डिपेंड करता है, मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे। कब, अगर स्पीड दोनों का सेम रहा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा। अगर अगर दोनों का स्पीड सेम रहा तो। समझ में आ रहा है यहां तक। एक केस और मानते हैं, अगर ऊपर वाले में क्या थे, शायद लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको तो देखिएगा। अब आती बात दूसरा चीज, मोमेंटम is directly proportional to the what, velocity of the object। मतलब जो p है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, v का। कब, अगर मास क्या रहे, कांस्टेंट है। इसको डालते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं उसको। अगर क्या चीज रहे, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये दो चीजें हैं। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। कब, अगर मास कांस्टेंट। इसमें एग्जांपल देखो कैसे सोच, दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। ओके, ऐसे समझिए, ये कार है, ये भी कार है, ये 500 kg का है और ये भी 500 kg का। सपोज दैट, अच्छा मान लेते हैं दोनों 500 kg का, मास सेम हो गया, लेकिन जो दोनों की स्पीड है वो अलग अलग है। ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब बताइए मोमेंटम ज्यादा किसका होगा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहे, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्यों, जब दोनों का मास सेम रहेगा। इफ टू ऑब्जेक्ट हैव सेम मासेस देन द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव मोर स्पीड हैव मोर मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा। यहाँ पे हम लोग पहला में क्या पढ़े थे कि इफ द two objects have same speed but different masses then the object which has more masses have more momentum। तो ये दो चीजें हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों चीज में क्या देख पा रहे हैं कि मोमेंटम दोनों चीज पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी और मास पर भी। अगर हमको यहाँ पे कभी भी ग्राफ खींचने के लिए बोला जाए, एक तरफ मोमेंटम है और एक तरफ क्या दे दिया जाए, एक तरफ दे दिया जाए वेलोसिटी, तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर ये ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए, इस तरफ मोमेंटम है और इस तरफ क्या मान लेंगे, मास। यहाँ भी सेम चीज था, मास को बढ़ाने से क्या होगा, मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। तो इस केस में भी ग्राफ इसका कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये कुछ फैक्टर है। मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ेगा, मास को बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ेगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो भी मोमेंटम घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये कुछ पॉइंट था। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और मान के चलते हैं, वो पॉइंट देखिएगा। सपोज दैट if object is at rest, कहां पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मतलब इफ v is equal to 0, v means उसका स्पीड 0, उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। यदि वेलोसिटी 0 रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, देखिए therefore p is equal to फॉर्मूला क्या होता है, m into v। अब बताइए p is equal to m का वैल्यू तो m रहेगा, v का वैल्यू 0,
तो मोमेंटम का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, हमेशा 0 होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन मोमेंटम विल बी 0। अच्छा, एक ऐसे मानते हैं हम लोग, ऐसे तो होता नहीं है, अगर मास को 0 करे तो ये बेवकूफी वाला सवाल है। क्यों? अगर मास 0 हुआ तो फोर्स किस पे लगेगा? बॉडी एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए उसको क्वेश्चन ही पूछना गलत है। यहाँ पे क्या बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहे, रेस्ट में रहे, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा होगा? अगर नहीं तो उसको फिर से रिपीट करके देखिए, वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम से कंसर्न है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन तो देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पैटर्न बोलते हैं टाइप 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग, टाइप 1 क्वेश्चन। इसमें क्या हम मानते हैं, क्वेश्चन लिखते नहीं है, बस कल दिखाते हैं कैसे। गिवन मान लेते हैं कि इसमें मास दिया हुआ रहेगा 2 kg एंड वेलोसिटी का वैल्यू भी दे चुका है, ऐसे मान लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली योग्य बात है ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर दी है, तो अब यहाँ पे मास कितना है? केजी में, जबकि मोमेंटम का एसआई यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले इसको चेंज करना होगा, चेंज कर दिए इसको, तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये तरीका होता है 5/18 से, ये कट गया तो v का वैल्यू हमें मिल गया 5 मीटर पर सेकंड। अब निकालना क्या है हमको? मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू m इंटू v। देयरफॉर p इक्वल टू m का वैल्यू 2, v का वैल्यू 5। आंसर सीधा 10 kg मीटर पर सेकंड। ये वो टाइप 1 क्वेश्चन। ये यदि इस तरह का बनेगा, अगर मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा। अगर हम टाइप 2 क्वेश्चन के बारे में बात करें, अलग टाइप से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है? तो टाइप 2 क्वेश्चन ये होता है, कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, नथिंग एल्स इज गिवन, ओनली द सम वेरिएबल पार्ट्स आर गिवन। वैसे सपोज दैट p इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन दिया रहा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऐसे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and velocity v, then momentum is p. Okay, mass m, velocity v, then momentum is p. Now the mass is increased by 2 times, then what is the momentum? मास को बढ़ा दिया गया कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। तो बताइए इसका मोमेंटम क्या होगा? ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। इसका देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। सबसे पहली चीज, पहला मास कितना था? m, v कितना था? v और p था, मतलब ये दिया हुआ था p इक्वल टू m into v, दिस इज अ गिवन। p इक्वल टू mv, दिस वैल्यू इज गिवन, ये दिया हुआ था। अब क्या बोल रहा है? नाउ मास इज 2 टाइम्स। m डैश क्यों माने? क्योंकि जब ये मास को बढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसको मान लिए m डैश। m डैश इज इक्वल टू 2m। क्यों 2m? इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। क्या चीज इंक्रीज कर रहा है? मास को। मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, देन m डैश इज इक्वल टू 2m। नाउ और कुछ चेंजिंग हुआ? नहीं, मतलब जो v डैश होगा, जो वेलोसिटी है, उसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है। इसको दो तरह से बनाते दिखाते हैं, चेंजिंग नहीं हुआ है, देयरफॉर p डैश इज इक्वल टू m डैश v डैश। p डैश इज इक्वल टू m डैश का वैल्यू कितना हो गया? 2m, v डैश का वैल्यू कितना? v, देयरफॉर
p डैश इक्वल टू 2 एंड md का वैल्यू कितना है t 2p means what means this momentum is also 2 times मास को डबल किए थे 2 टाइम्स किए थे तो मोमेंटम भी क्या कर जा रहा है 2 टाइम्स कर जा रहा है ठीक है। इसको हम बताते हैं दूसरे तरीके से सेकेंड वे से। यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में कुछ लिखा गया है नो चेंजिंग किया गया है नहीं, तो मतलब इस केस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो बताइए जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो p प्रोपोर्शनल टू क्या होता था m होता था ना, p प्रोपोर्शनल टू क्या होता था m। बताओ देयरफॉर यहाँ पे p है p डैश p है क्या किया गया है 2m किया गया है 2m किया गया है ना। तो जो p डैश कितना किया गया 2m, जब pm था ये कितना हो जाएगा सीधा 2p। इसको ऐसे बात सॉरी ये p इक्वल टू कितना बन जाएगा km और यहाँ पे p डैश इक्वल टू कितना होगा ये बनता डायरेक्ट k 2m मतलब p डैश बाई t स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं तो ये आ जाता है km सॉरी 2km बाई km कैंसिल therefore p dash is equal to कितना होता है 2p। दिस इज अनदर मेथड, दोनों सेम तरीके से आंसर सेम आएगा 2p। इसमें कुछ नहीं है जो बताए थे प्रोपोर्शनैलिटी वाला कि जो मोमेंटम है वो मास पर डिपेंड करता है एंड मोमेंटम जो है डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, उसको मान के बनाए थे। बाकी यहाँ भी सेम चीज है ऐसे करके बात। एक क्वेश्चन और होता है इसको हम लोग टाइप 3 बताते हैं। टाइप 3 मतलब और टाइप्स ये बता रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसे एग्जाम में या फिर किसी बुक्स में क्वेश्चन दिया रहता है। एक क्वेश्चन बताया जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, मास गिवन है वेलोसिटी गिवन है सीधा मल्टीप्लाई करो आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके निकालना है तो उसको ऐसे बनाना है। अगर हम लोग को दिखाते हैं टाइप 3 क्वेश्चन का इसे टाइप बता रहे हैं। अगर हम देख लेते हैं गिवन मास इज गिवन 5 kg and momentum is also given 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज फाइंड v, क्या निकालने के लिए पूछेगा यहाँ पे इस केस में निकालने के लिए पूछेगा वेलोसिटी को। ओके देन